वैज्ञानिकों को, विषय विशेषज्ञों को, शोधार्थियों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में जब हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, 3 दिनों तक अलग अलग विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, तो कृषि और कृषि से जुड़े हुए उस सभी क्षेत्रों को समाहित करते हुए हम यहां पर उन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे जो हमने फील्ड में कार्य करके देखा है या जो परिणाम हम लोग लेकर के आए हैं, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहां खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा, तब सबसे अधिक आबादी यहां बसी होगी, और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन, अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं, उन सब शर्तों को पूरा करते हुए थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं? भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन, इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। थोड़ा प्रयास कर दिया जाता है, परिणाम कैसे आते हैं? कृषि उत्पादन की जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? गत 9 वर्ष में मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और जिस क्षेत्र में सबसे अधिक पोटेंशियल यूपी के अंदर मौजूद है, वह फील्ड में मानता हूं कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर आप भारत के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की गाथा को देखेंगे, जब ये भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जब उत्तर प्रदेश यानी भारत जब 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश का अधिकार था, उसका आधार भारत की कृषि थी, यानी भारत का अन्नदाता किसान था और भारत का कारीगर था। यानी यही दो थे। यहां पर खेती को हमने केवल, किसान को केवल खेती तक सीमित नहीं रखा था, वो अपने आप में कारीगर भी था। ये दोनों काम मिलकर के होते थे। हमारा किसान उत्पादक था और वही किसान जब कारीगर के रूप में काम करता था तो उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता था। यानी कारीगर उत्पादक से उद्यमी बनने की गाथा है भारत की कृषि की, और वैदिक काल से उत्तर प्रदेश उसकी भूमि रही है। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था,
और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था, वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। हमारा कारीगर जो उद्यमी था, वह बेरोजगार हो गया। और परिणाम हम सबके सामने किस रूप में? इस देश ने आजादी के बाद की बात छोड़ दो, उससे पहले अगर आप देखते होंगे, आपने और इसमें यहां पर उपस्थित जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, उन लोगों ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गाथा को सुना होगा। यह भारत के अंदर आनंद मठ पर आधारित एक उपन्यास है, उस उपन्यास का एक पार्ट है। यह बंगाल के त्रासदी पर आधारित गीत है। बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ती है, क्या स्थितियां हुई थी, लोग भूखों मर रहे थे। वहां का एक जमींदार महेंद्र नाथ के परिवार पर भी किस प्रकार की बीती थी, और फिर सन्यासी विद्रोह हुआ था। उस समय के ब्रिटिश और औपनिवेशिक काल में किस प्रकार का शोषण होता था, उसकी पूरी गाथा उस आनंद मठ के अंदर समाहित की गई है। यह भारत के उस उत्पादक किसान को जब कर्जदाता बना दिया जाता है, तो कर्जदाता बनने की गाथा अकाल के रूप में और त्रासदी के रूप में हम सबके सामने देखने को मिलती है। और यही हम सब ने देखा है, यही गाथा है हमारे सामने। और मुझे लगता है कि इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। संभावनाएं आपके सामने हैं, उन संभावनाओं को कैसे आप जमीनी धरातल पर उभार करके दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, यह सामर्थ्य आपके सामने अभी आने वाली समय की चुनौतियां भी हैं। आज यद्यपि एक खुशखबरी आप सबको और दुनिया के सामने है कि जो गल्फ में वार चल रहा था, उसमें सीज फायर कुछ समय के लिए हुआ है। क्या स्थितियां होती हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से पेट्रोलियम उत्पादों का आवागमन सुचारू रूप से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजर उत्पादन और उसके बाद की परिस्थितियां क्या होती हैं, वह सप्लाई चेन बनाने में कितना समय लगता है। और जब भी हमारी निर्भरता दूसरों पर रहेगी, तो हमें असहाय और चौराहे पर किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में जरूर खड़ा कर देगा। और वही स्थिति आज हमारे सामने ही नहीं, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने भी अपनी परंपरागत खेती को छोड़ा था। वैदिक कालीन भारत, हमारे गांव की इकाई आत्मनिर्भर होती थी, उत्पादक और उद्यमिता जब किसानों के पास थी। एक साजिश के तहत उस आत्मनिर्भर इकाई को ही भंग किया गया। आज गांव बदहाल है, पलायन है। हर व्यक्ति सरकार को कोसता तो है, लेकिन शासन की योजनाओं से जुड़ने में कोताही महसूस करता है। हमने कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं तैयार किया जो हर सम विषम परिस्थितियों में टॉप टू बॉटम प्रत्येक कड़ी को जोड़ते हुए उन चुनौती का सामना करने को अपने आप तैयार कर सके।
और इसीलिए हर पक्ष अपने अपने उसको लेकर के काम करता तो है, लेकिन उसके परिणाम किस रूप में आने चाहिए, ये चुनौती होती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मैंने आपको बताया सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास आज भी मौजूद है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, 9 क्लाइमेटिक जोन आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इसके अनुरूप वहां पर थोड़े से प्रयास हो, कैसे लोगों के उसको बदला जा सकता है। मैं गत वर्ष देखा कैसे जब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कि खेती की बात खेत पर, हम लोग कुछ जगहों पर गए, ये मई जून का महीना रहा होगा, और हम लोगों ने देखा कि वहां पे तीसरी फसल खड़ी थी किसान के खेत में। खेतों में उतर करके हम लोग गए, हम लोगों ने किसानों से पूछा, संवाद किया, वे क्या परिणाम है। उन्होंने कहा हमें प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की बचत हो रही है मक्का की खेती करने पर, यानी 1 लाख रुपया एक किसान 1 एकड़ में प्राप्त कर रहा है। और ये तीसरी फसल है जिस प्रदेश में पहले एक फसल लेने में किसान को परेशानी होती थी, क्योंकि बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, समय पे बीज नहीं मिलते थे, समय पे उसके लिए कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं स्थापित होता था। हताशा थी, निराशा थी, खेती लोगों के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में ऐसे पड़े हुए थे जैसे बंजर हो, बड़े बड़े झाड़ उगी हुई थी। और 17 में जब हम लोग इस दिशा में कार्य प्रारंभ किए, उस समय हमारा जो झांसी में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके जो इस समय के वीसी हैं, उस समय वह कृषि विज्ञान केंद्र की दिशा से उत्तर प्रदेश में आए थे और उस समय उन्होंने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में जब मैं जानकारी लेता हूं जनपदों में, तो पता लगता है वहां सप्ताह में कोई ना कोई कृषि पर आधारित गोष्ठी और किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से वो किसान को बताते हैं कि ये काम इस रूप में होना चाहिए और इस परिणाम को इस रूप में हम ला सकते हैं। ये चेन बनी है कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय के माध्यम से। उन वैज्ञानिकों के पोटेंशियल को आगे बढ़ाने का काम आगे बढ़ा है। सरकार ने कृषि और खेती को भी एक एजेंडे का हिस्सा बनाया है और अन्नदाता किसान उसके साथ जुड़ा है। आज हम लोग अकेले गन्ना उत्पादक किसानों को, जिस उत्तर प्रदेश में 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, चीनी मिलें बंद हो रही थी, बेची जा रही थी, आज वे शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। इथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के लगभग 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इतना 2.25 लाख करोड़ तक ये पहुंच चुका है। यानी लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और ये देश में नंबर 1 पर है। हम लोगों ने अब तक गन्ना किसानों को ही अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गन्ना किसानों के खाते में हम डीबीटी के माध्यम से भेज चुके हैं। थोड़ा सा प्रयास हो, कैसे चेंज लाया जा सकता है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 122 चीनी मिलें चल रही हैं, उनमें से 106-107 चीनी मिल ऐसी हैं जो 6-7वें दिन गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही है। यानी गन्ना मूल्य के भुगतान में लेट नहीं। ये सब कुछ आपस में जुड़ा है। लोग नए नए चीनी मिल लगाने के लिए कहां आगे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं भाई थोड़ा रुक जाओ, गन्ना कम ना पड़े, पहले टेक्नोलॉजी अपनाओ। गन्ना उत्पादन बढ़ा है,
थोड़ा सा प्रयास है, टिश्यू कल्चर ने उसमें स्थान लेना प्रारंभ किया है, लोगों ने नई तकनीक अपनानी प्रारंभ की है, अच्छे बीज आने प्रारंभ हुए हैं, समय पे बीमारी को चिन्हित किया जाता है और उस बीमारी का समाधान का रास्ता भी निकलता है। लेकिन इस सब के भी बाद भी कैसे हम भारत की प्राचीन पद्धति के अनुसार आप उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसको पोषण के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं, यह एक चुनौती हम सबके सामने होगी। कैसे हम फर्टिलाइजर का स्थान नेचुरल फार्मिंग के साथ और जैविक खेती के साथ ले सकते हैं, इस पर कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन बातों को आगे बढ़ाने, तकनीक कैसे किसान की उत्पादक कम लागत में उत्पादन ज्यादा कर सकता है, इन सभी मुद्दों पर अब कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज भारत को खाद्य उत्पादन के लिए, खाद्य संकट के लिए जूझना नहीं पड़ रहा है। पर्याप्त मात्रा में प्रचुर खाद्य उत्पादन भारत के अंदर हो रहा है, भूखमरी की स्थिति नहीं है। चेंज कैसे लाया जा सकता? 2014 के पहले याद करिए, देश के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा था। आज देश के अंदर ये स्थिति, अगर किसी का इंडिविजुअल कोई मामला हो उसको छोड़ दिया जाए।